नमस्कार, हमारी संसद के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। हमारी संसद के इस अंक में आज हम चर्चा करेंगे कश्मीर के सच की। क्या है कश्मीर का सच? कश्मीर का मुद्दा हमेशा गरमाया रहता है और इस बात को, इस चिंता को हर तबका महसूस करता है, चाहे वो सरकार में हो चाहे विपक्ष में हो। लेकिन ये चिंता कई बार देश की सबसे बड़ी चिंताओं में शुमार हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी रह रहकर कश्मीर का मुद्दा जरूर उठता है। तो क्या है कश्मीर का सच? इस मुद्दे पर हम बात करेंगे और यहां मौजूद हैं हमारे साथ कश्मीर के पूर्व शिक्षा और पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री गुलचैन सिंह चरक साहब। आप कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य भी हैं। सिंह साहब, आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद। आपका एक तजुर्बा रहा है क्योंकि आप कश्मीर में मंत्री भी रहे हैं और पॉलिटिकल भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी आपका तजुर्बा है। जब भी हम कश्मीर की बात करते हैं तो रह रह करके भारत और पाकिस्तान की बात आती है और सारी चीजें आती है। लेकिन इससे पहले हम आज पर चर्चा करें, सबसे बड़ी बात ये जानने की है कि जब देश आजाद हुआ था उससे पहले से लेकर 1953 तक कश्मीर में किस तरह की बेचैनी थी, किस किस्म का वो दौर था, और खासतौर पर कश्मीर के संदर्भ में तो 1930 के बाद की स्थितियां बड़ी त्रासद रही हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या था वो सूरत हाल कश्मीर का। देखिए पांडे जी, एक तो मैं आपको धन्यवाद भी करता हूं और मुबारकबाद भी देता हूं कि आपने बहुत अच्छा मुद्दा चुना। कश्मीर का सच क्या है, मैं वहां से शुरू करूंगा। कुछ बातें आपने जन्म के पहले की जो सुनी और कुछ बातें उसके बाद। कश्मीर का सच तो यह है कि वाकई ही इस धरती का स्वर्ग है। कश्मीर के अंदर हमें बचपन का याद आता है, जब जाते थे तो सुबह 4 बजे एक तरफ अजान होती थी मस्जिदों के अंदर और एक तरफ मंदिरों के अंदर घंटियां बजना शुरू होती थी। पूरी वैली के अंदर ऐसा गजब का माहौल होता था कि लगता था कि जितने दुनिया के पीर फकीर सूफी संत हैं वो इस धरती पर उतर आए हैं। इस किस्म का प्यार, इस किस्म का वो धार्मिक माहौल, इंसानियत की बात, किसी को एक दूसरे के साथ कोई द्वेष नहीं, ये हालत वहां पर थी। मौसम का ये ग्रहण कहाँ लगा कश्मीर पर? ये वही मैं कह रहा हूं कि ये शायद, मैं तो समझता हूं कि ये बहुत बुरी नजर लग गई उसी खूबसूरती पर, उसी धरती के स्वर्ग को जिसको पूरी दुनिया ने धरती का स्वर्ग माना है। कि हालात पहले तो मैं चलता हूं इसके पहले कि 47 के पहले हालात क्या थे। महाराजाओं की जब हुकूमत थी तो एक जिंदा मिसालें हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जिन महाराजाओं ने भी हुकूमत की है उनकी भी एक अपनी कहानियां हैं। किस किस्म के धार्मिक किस्म के ख्याल रखते थे, कैसे शास्त्रार्थ होते थे, और मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई कभी कोई फर्क नजर नहीं आता था। कश्मीर में जब हम राजनीति की बात करते जी हैं तो महाराजा हरि सिंह के पिताजी गुलाब सिंह से सिलसिला हम कह सकते हैं कि राजा प्रधान के संदर्भ में सिलसिला शुरू होता है जी। और वो पंजाब से वो रियासत आगे बढ़ते बढ़ते फिर जम्मू, फिर कश्मीर घाटी और फिर बाल्टिस्तान और ये सारी चीजें, फिर पूरा कश्मीर, और फिर उसके बाद महाराजा हरि सिंह उनके बेटे वो आते हैं। जी। महाराजा हरि सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत ही धर्म निरपेक्ष किस्म के इंसान थे। लेकिन उन्हीं के दौर में उनके जब राजा थे तभी वहां पर एक अजीब किस्म का इत्तेफाक शुरू होता है 1930 और 31 के आसपास, जब वहां पर मुस्लिम लीग और मतलब डोगरा वर्सेस मुस्लिम का सिलसिला शुरू होता है। आखिर वो बीच कहां से पड़ा है? एक्चुअली जब पूरे भारतवर्ष के अंदर एक भारतवर्ष की आज़ादी हासिल करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जंग छिड़ी थी और बापू गांधी से लेकर जितने भी हमारे नेता हुए, चाहे युवा थे चाहे वो हमारे बुजुर्ग थे जी, वो इस संघर्ष में जुटे हुए थे। तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक वही जंग आज़ादी की उस वक्त एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी और उन्होंने उस वक्त के महाराजा हरि सिंह के खिलाफ शुरू की। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का आगाज, जन्म जो है, ये उस वक्त हुआ जब
महाराजा हरि सिंह का रूल था। 1931 की बात है जब ये कॉन्फ्रेंस बनी और उन्होंने ये फैसला किया कि हम ऑटोक्रेटिव रूल से आज़ादी चाहते हैं, हम सेल्फ रूल चाहते हैं, हम अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। एक चीज जो नई पीढ़ी के समझ में नहीं आती, जो इतिहास से उन्होंने पढ़ा है कि एक तरफ तो पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ जंग होती है और अंग्रेजों भारत जाओ की हम बात करते हैं, और भारत में चाहे वो किसी मजहब का हो वो अपनी एक भारतीयता की बात होती है। वहीं कश्मीर में उसी दौर में ये हिंदू मुसलमान क्यों पैदा हो? एक्चुअली ये उस वक्त ये समझ कर के डोगराज रूल कर रहे हैं। महाराजा जो है ही इज ए डोगरा और डोगरा हुकूमत कश्मीरियों पर कर रहे हैं। इस किस्म का नफरत बीज बोझने की कोशिश की गई और इसी बात के लिए हम अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ऑफ कोर्स इसमें बहुत हद तक उनका हाथ था। उस वक्त ये जरासीम चल रहे थे कि कहां कहां किस तरीके से हम फूट डाल सकते हैं, उनका भी डेफिनेटली हाथ उस वक्त रहा। लेकिन जब ये एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गई और ये पहले तो हिंदू मुस्लिम की बात बढ़ना शुरू हुई और उसके बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को भी एक दिन ये फैसला करना पड़ा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बीच एक ही किस्म के मतलब कहने का मतलब ये है कि उस वक्त जो थी, जो शुरुआत में चाहे वो मुस्लिम वर्सेस डोगरा रही हो, लेकिन बाद में उसी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने उसमें हर जमात के शामिल हुए, हर मजहब और वो कश्मीरी वर्सेस नॉन कश्मीरी, कश्मीरी वर्सेस नॉन कश्मीरी उस वक्त रूलर्स के खिलाफ बना। इवन जम्मू के भी लोग, जम्मू के जो डोगराज थे उस कॉन्फ्रेंस में फिर वही मेंबरशिप जब शुरू हुई उनको भी लिया गया और उसके बाद उसी को नेशनल कॉन्फ्रेंस का रूप दिया गया। डोगराज का राज जी शेख अब्दुल्ला तक पहुंचता है, उसकी क्या दास्तान है? देखिए, डोगरा का राज यहां तक तलक है, तारीख गवाह है कि आज भी कश्मीर के जो पुराने बुजुर्ग हैं वो कभी भी बात करते हैं तो उस राज की एग्जाम्पल देते हैं, इंसाफ के लिहाज से और इंसानियत के लिहाज से, बिला लिहाज मजहब मिलत हर एक किस्म को इंसाफ मिले, हर एक किसी के साथ ज्यादती ना हो, ये उस वक्त रहा है। आपने सुना होगा। उसके बावजूद ये जो आप कह रहे हैं वो मैं भी मुझे भी पता चला कि सारी चीजें हैं। इसके बावजूद तकरीब तब होती है जब उसी राजा को 1949-50 के आसपास वो अपना मुल्क छोड़ करके जाना पड़ता है और बॉम्बे में जाकर 1961 के आसपास वहां उनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब उनको छोड़ना पड़ा। आखिर उनके छोड़ने की वजह क्या रही? वजह मैंने आपको बताई, जैसे मैं शुरू कर रहा था कि जब ये एक बात यहां पर बीज बो दिया गया और वहां पर डोगरा रूलर जो थे उनके खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी गई कश्मीर के अंदर, उस वक्त महाराजाओं को मजबूर होना पड़ा और इसमें 3-4 फेजेस से उनको गुजरना पड़ा जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता था। और उन फेजेस से जैसे मैंने आपको कहा कि उनको हटाने के लिए वहां पर अजीब किस्म की एक्सप्लॉयटेशन चली। हालांकि मैं समझता हूं कि उस महाराजा का उसका करैक्टर देखो कि जब ये उसको लगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब हालात ये टर्न ले रहे हैं तो उन्होंने अपनी रियाया को, अपने लोगों को मेरी प्यारी रियाया के नाम से एड्रेस करते हुए एक भाषण दिया था। वो भाषण पढ़ने वाला है। उस वक्त उन्होंने कहा था कि अब किसी की नजर लग गई है इस भाईचारे को, अब मुझे लगता है कि हमें कुछ और फैसले करने पड़ेंगे। और उस वक्त जब ये सारा ट्राइबल्स का हमला हो गया और महाराजा के पास इतनी फौज नहीं थी और उसका मुकाबला करना था, उस वक्त जब हिंदुस्तान के साथ, बाकी भारतवर्ष के साथ जब ये अपने संस्मरण में राजा हरि सिंह के बेटे डॉक्टर कर्ण सिंह ने कहीं लिखा है उनके बारे में कि उन्होंने, हरि सिंह ने कहीं ये लिखा है कि लार्जर इंटरेस्ट में वो अपना वतन छोड़ने के बॉम्बे के। बिल्कुल ठीक है। वो जो टर्मिनोलॉजी है, लार्जेस्ट इंटरेस्ट क्या है? लार्ज इंटरेस्ट ये था कि उस वक्त एक तो डिक्सन प्लान पहले चला था जी। वो 3 हिस्से, इस 3 रीजन जम्मू कश्मीर के करना चाहते थे। उनको अलग अलग रीजन के हिसाब से कि पाकिस्तान के साथ कौन जाना चाहता है, भारतवर्ष के साथ कौन आना चाहता है,